नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे दायित्वधारियों की फौज बढ़ा न दे कर्ज का बोझ। रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको सिद्धार्थनगर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं एक उद्घाटन कार्यक्रम में। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। गुरु गोरखनाथ ज्ञानस्थली उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। हम लोगों की प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। हमारे पूज्य महाराज जी हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। जिनका वचन ही जिनका शासन है आज हम लोगों के सामने, हम लोगों के आंखों के सामने यहाँ पर मौजूद हैं। उनके समक्ष हमारे अन्य माननीय अतिथियों में श्रीमान अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनगर श्रम और सेवायोजन विभाग के भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्रीमती सीतर सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते मंचासीन हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर कविता शाह जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते अपने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु की माननीय कुलपति के नाते मंच पर आसीन हैं। हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के रचयिता हिंदू हृदय सम्राट श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी विद्यालय अध्यक्ष के नाते मंच पर विराजमान हैं। हम लोगों के बीच में 8 बार के विधायक राजा जयप्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे बीच में सदर विधायक श्रीमान श्यामधनी राही जी, सोहरगढ़ के विधायक श्रीमान विनय वर्मा जी, श्री हरिचरण कुशवाहा जी जिला प्रभारी सिद्धार्थनगर, श्री कन्हैया पासवान जी जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर, श्रीमान सतीश द्विवेदी जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्री महेश शुक्ला जी उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, श्री विक्रम सिंह जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, श्री प्रवीण पांडे जी विद्यालय निदेशक, श्री प्रदीप सिंह जी विद्यालय निदेशक, श्री आकाश प्रताप सिंह जी विद्यालय निदेशक और श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव विद्यालय प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर मंच पर आसीन हैं। मैं आप सब गणमान्य अतिथिगण, जनता जनार्दन विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की तरफ से आप सबका एक बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। लेकिन कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती के मंगल गान से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम। आस्था अग्रहरी और उनके साथ विद्यालय की छात्र छात्राएं सरस्वती वंदना के लिए प्रस्तुत हैं। थोड़ी देर अनुशासन बना लीजिए, धैर्य से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ता हूं। हमारे और बात करते हैं देवभूमि के दंगल में
उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व बंटवारे की सूची जारी कर दी है। सरकार में 20 लोगों को दायित्व बांट दिए गए हैं, जिनमें 6 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और जारी सूची के मुताबिक आपको बता दें कि चमोली के हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का जिम्मा सौंपा गया है। रुद्रप्रयाग के ऐश्वर्या रावत को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग का दायित्व सौंपा गया है। अल्मोड़ा की गंगा बिष्ट को उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद का जिम्मा दिया गया है। सीएम धामी ने दायित्वधारियों की लिस्ट में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। साथ ही चंपावत को छोड़कर हर जिले को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बता दें कि सीएम धामी खुद चंपावत जिले से आते हैं। हालांकि अभी भी कई महत्वपूर्ण निगम और परिषदों का दायित्व होल्ड पर रखे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनहित में विभिन्न महानुभावों को विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विभागीय दायित्वों से प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी तथा उनके प्रभावी अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार को 3 साल लग गए दायित्व बंटवारा करने में, जबकि कैबिनेट का विस्तार लंबे समय से लटका पड़ा है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और उत्तराखंड पर वित्तीय बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, देखेंगे उससे पहले एक रिपोर्ट। वहीं धामी सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं, वे अपने अनुभव और कार्य क्षमता से जनसेवा के इस दायित्व को निभाएंगे और राज्य की प्रगति में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने सभी नवनियुक्त दायित्व धारकों को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा व्यक्त की कि वे उत्तराखंड के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। वहीं देहरादून के श्याम अग्रवाल को उपाध्यक्ष उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद, नैनीताल की शांति मेहरा को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, देहरादून के भगवत प्रसाद मकवाना को उपाध्यक्ष उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग, पिथौरागढ़ के हेमराज बिष्ट को उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद, चमोली के रामचंद्र गौड़ को अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अल्मोड़ा के पूरन चंद नैलवाल उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखंड परिषद, उत्तरकाशी के राम सुंदर नौटियाल को उपाध्यक्ष भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के सायरा बानो उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, नैनीताल की रेणु अधिकारी को अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद, देहरादून की रजनी रावत को उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पौड़ी गढ़वाल की ऋषि कंडवाल को उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति, टिहरी गढ़वाल के वीरेंद्र दत्त सेमवाल को उपाध्यक्ष उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, टिहरी गढ़वाल के अजय कोठियाल को अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति और नैनीताल के श्याम नारायण पांडे को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि लंबे समय से कैबिनेट के पद खाली चल रहे हैं, उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और दायित्वधारियों की फौज खड़ी कर रही है। उत्तराखंड पहले से ही कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। ऐसे में धामी सरकार इन दायित्वधारियों पर आने वाला खर्च कहां से वहन करेगी? इतनी देर से बंटवारा 3 साल लग गए हुजूर आते आते, और मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो पाना, ये तो मुख्यमंत्री को एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में, एक मजबूर और लाचार मुख्यमंत्री के रूप में दिखाता है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता यदि आपका दिल्ली दरबार ना चाहे। और हर बार जो मुख्यमंत्री दौड़ते हैं दिल्ली, अब समझ में आया कि एक एक नाम के अनुमोदन के लिए उन्हें दिल्ली दौड़ लगानी पड़ती है। यानी कि जो नेता के नजदीकी होंगे वही दायित्व पाएंगे। आप पूरे लिस्ट को देख लीजिए, नेताओं के करीबी लोगों को और जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने वाला, जो माइक लगाने वाला, जो भीड़ लाने वाला कार्यकर्ता है, उसकी अनदेखी हुई है। और तो और कई जिलों की अनदेखी हुई है। 20 की लिस्ट अभी आई है और कहा जा रहा है 100 की लिस्ट और आएगी, तो कितना वित्तीय बोझ इस प्रदेश के ऊपर पड़ेगा और कितना ये दायित्वधारी अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं, न्याय कर पाते हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है।
देखिए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं जिनको दायित्व से नवाजा गया है सभी बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है जब उन्हें दायित्व से एक जिम्मेदारी दी जाती है जिससे जो विकास कार्य हैं उनमें गति मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से हर जगह पे जहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि डेवलपमेंट और इंफ्रा में हमारी बढ़ोतरी हो, उन सभी क्रियाकलापों को देखने के लिए बहुत जरूरी था और बड़ी टाइम से कार्यकर्ताओं को इंतजार भी था। तो बहुत खुश हैं सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से सभी दायित्वधारियों के सहयोग से हमारे विकास को गति मिलेगी और प्रदेश जो है वो प्रगति करेगा। आपको बता दें कि धामी सरकार में दायित्वधारियों की बल्ले बल्ले होती रही है। पिछली सरकारों में एक दायित्वधारी को 45,000 का मासिक मानदेय मिलता था, जिसे साल 2023 में धामी सरकार ने बढ़ा दिया है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में उत्तराखंड में एक दायित्वधारी को 80,000 प्रतिमाह मिल रहे हैं। अगर वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता तो वाहन के लिए 40,000 प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है। देखिए, कांग्रेस जो है छोटी छोटी राजनीति आजकल कर रही है। छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति करने का काम आजकल कांग्रेस का हो गया है, क्योंकि कांग्रेस को कोई विषय मिल नहीं रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति हो, समाज को बांटने की राजनीति हो, ये राजनीति करती है। मेरा कांग्रेस के बारे में ये कहना है कि कांग्रेस पहले अपने झगड़े को सुलझा ले। कांग्रेस पहले अपने आंतरिक जो उनके संगठन है उसके झगड़ों को सुलझा ले। प्रीतम सिंह जी कुछ बोलते हैं, हरीश रावत जी कुछ बोलते हैं, पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर कुछ बोलते हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष की बात को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लगभग कार्यकाल उनकी समाप्ति की ओर है और अब तक वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। अब जो अध्यक्ष, जिस पार्टी का अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी न बना पाया हो, उस पार्टी के प्रवक्ता, उस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हो, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। इस मामले में यही देखती है कि एक बार नरेंद्र तिवारी के टाइम पर भी लाल बत्ती के जो वो थे गुब्बारे बहुत बंट गए थे और अभी धामी को अपनी सरकार अपनी कुर्सी बचानी है तो इसी प्रकार से राज्य स्तर के मंत्रियों को लाल बत्ती दे करके अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अन्यथा अगर काम करना होता तो जो और भी लोगों को दायित्व देने से ही काफी हो जाना था। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ऐसा करने से विकास हो जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये केवल अगर भ्रष्टाचार के जो बंदर बांट करने के लिए कि अंधा बांटे रेवड़ी और मुरमुर अपनों को दे के हिसाब से काम करे तो इसका हम घोर विरोध करेंगे। लेकिन अभी तो वक्त ये है कि देखते हैं किस कदर ऊंट बैठता है। धामी सरकार ने 20 दायित्वधारियों की लिस्ट तो जारी कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि अभी कम से कम 100 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी होनी बाकी है। कैबिनेट के पद जो लंबे समय से खाली चल रहे हैं उनको भी भरा जाना है। सवाल ये उठता है कि सरकार बढ़ते वित्तीय बोझ से कैसे पार पाती है। अब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं और राज्य के विकास में किस तरह योगदान देते हैं, या कहीं दायित्वधारियों की ये फौज प्रदेश के कार्य में बोझ साबित न हो जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में शिव प्रसाद सेवाल साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत सर। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी के साथ में करेंगे। जोशी जी, दायित्वधारियों की फौज कहीं कर्ज का बोझ न बढ़ा दे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आवाज मिल रही है सर आपको? जी आवाज मिल रही। नमस्कार जी। सर, जिम्मेदारी तो तय हो गई, लेकिन क्या वित्तीय बोझ बढ़ने वाला है? देखिए, ये तो उन्हीं लोगों को दायित्व दिया गया है जो पहले से निर्धारित दायित्व है। कोई सरकार ने नई व्यवस्था इसमें नहीं की है और इस तरीके की बात करना मैं समझता हूँ
कांग्रेस के लोग पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रहते हैं। ये तो जो जितना पदों का जो क्रिएशन किया गया है या जिन पदों का सृजन पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी की सरकार में किया गया है, उससे भी कम लोगों को अभी दायित्व दिए गए हैं। वरिष्ठतम पत्रकार आदरणीय अरुण शर्मा जी भी अभी हमारे पैनल में बैठे हैं, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। और हमारे थपलियाल साहब, पीसी थपलियाल साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। तो कांग्रेस के लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ के इस तरह की बातें ले आते हैं कि ये तो पहले से निर्धारित पद हैं जिन पर नियुक्तियां होनी हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती है कि आर्थिक बोझ के तले राज्य को दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अभी आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रिपरिषद में जो खाली पद है उनको नहीं भर रहे हैं, खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, दिल्ली के इशारे पर नियुक्तियां हो रही हैं। कहीं पर कोई बोझ सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार की में जो पद पहले से सृजित पद हैं उन पर ही नियुक्ति हो रही है। उनकी नियुक्ति होने से निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को नए आयाम लगेंगे और प्रदेश में विकास की गति और अनुसंरक्षण का जो काम है उसकी देखभाल करने में मदद मिलेगी। और ये बहुत लंबे समय से पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ये पदभार दिए गए हैं और हम तो पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे कि पहले मिल जाना जो चाहिए था वो थोड़ा देर से मिला है। बहुत सोच समझकर पार्टी ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और ऐसा कहीं पर नहीं, न सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा है कि वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जाए, वित्तीय प्रबंधन ठीक किया जाए, सरकार कम खर्च करे और मितव्ययता बरतने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि सरकार के खजाने में कोई फालतू खर्चा डाला जाए, ऐसी सरकार की कोई नियत नहीं है। हाँ, लोगों को क्योंकि पार्टी में जो लंबे समय से काम करते हैं और जो अनुभव वाले लोग हैं, जो विधायक नहीं बन पाते हैं या अन्य जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ये हर जगह होता है, हर सरकार में करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और उनमें भी अभी बहुत से पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जिन पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं और जिन पदों का सृजन सरकार के गजट में है उन्हीं में नियुक्तियां की जा रही हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैम, हम कह लें कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी सरकार की अटकी पड़ी हुई हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। अब जब दायित्व बंटवारे में एक लंबा वक्त लग गया तो क्या लग रहा है कि क्या अभी फिलहाल पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभा पाएंगे? कैबिनेट का विस्तार तो लंबे समय से अटका है। देखिए, दायित्व नहीं, खाना पूर्ति की गई है, ये सबको पता है। 3 साल हो गए और अभी तक ये दायित्व क्यों नहीं दिए गए? अभी हमारे बड़े भाई जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जोशी जी ने ही भी कहा कि मतलब लेट तो किया ही, तो अभी ये जो है इस तरह से आप देखिए कि अब दायित्व दिया गया है, सिर्फ टोटल पूरा किया गया है ना। अभी 1 साल के बाद जो है लोग चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे, थोड़े दिन पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो ये सिर्फ जो है चूरन की पर्ची की तरह दायित्व बांटने का कोई फायदा नहीं हुआ इस समय तक। इसको तो ये काम तो सरकार को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। और उत्तराखंड जो कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है, उस समय इस तरह का काम जो किया गया है, उससे क्या होगा? इस पर जो है उत्तराखंड पर वित्तीय जो है बोझ बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। अगर यही काम आप शुरू में दे देते, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काम तो करते, जिसको जिस विभाग का दायित्व दिया गया है वो लोग बखूबी अपना काम करते। लेकिन इतनी देर क्यों कर दी सरकार ने? और पता नहीं, धामी जी को जो बार बार दिल्ली जाते रहते हैं, वहां से इशारा नहीं मिला कि क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इसमें कमजोरी भी नजर आ रही। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में थपलियाल साहब भी हैं, वरिष्ठ नेता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। थपलियाल साहब, 20 को दायित्व मिले, 6 महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन क्या दायित्व बंटवारे के बाद में चीजें लाइन पर आ जाएंगी, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो? और देखिए, अभी भी बहुत वक्त लग गया दायित्व बंटवारे में, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत वक्त हो गया, अभी वो भी पेंडिंग ही है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से लेकर 2002 तक अपनी सरकार बनाई थी, इनिशियली
जिसमें कि नित्यानंद स्वामी जी थे और हमारे कोश्यारी जी एक एक साल के लिए रहे। इन दोनों सालों में भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं था, इन नेताओं को, कि कोई दायित्वदारी नाम की कोई चीज होती है। तब 2002 में जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद पहले चुनाव में जब तिवारी जी बने तो तिवारी जी अनुभवी नेतृत्व थे। यूपी में वो मुख्यमंत्री रहे दो समय, तो इसलिए उनको मालूम था कि इससे जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक आक्रोश, असंतुष्टि जो पैदा होती है, उसको दबाने के लिए उनके गले में एक एक डाल दो और दायित्वधारी का, और उन्होंने दायित्वधारी बांटने का सिलसिला इस राज्य में शुरू किया। हम उस समय बड़े दुखी हुए थे और हमारे जो नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे उत्तराखंड के गीतकार भी हैं, तो उन्होंने ये लाल बत्ती का डोला रे अपने नौछमी नारायण में तिवारी जी पे पूरा व्यंग कसा था इन लाल बत्तियों के लिए। लेकिन आज जो ये कह रहे हैं कि देर हो गई, देर नहीं, इस बोझ को 3 साल तक टाला रहा धामी ने और करोड़ों रुपए बचाए। मैं सैल्यूट करता हूं, इस गरीब राज्य को एक राहत मिली इन 3 सालों में इन पत्थरों को सिर में न रखने की। अब चूंकि चारों तरफ से दबाव आ रहा है, बार बार इस राज्य की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि साहब मंत्रिमंडल का विस्तार, साहब कितनी बार हम सुनते आ रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। उस मंत्रिमंडल के विस्तार से बचने के लिए ये दायित्वधारियों का बर्डन, बोझ हमारे राज्य को दिया गया है, अन्यथा ये लोग कोई काम नहीं करते। मैं व्यक्तिगत रूप से दावे के साथ कहता हूं कि ये लोग, अभी जैसे हमारा एक पूर्व सैनिक कर्नल अजय कोठियाल को दायित्व दे दिया गया सलाहकार सैनिक कल्याण, बाबा कोई ऑफिस ही नहीं है उसका, एक गाड़ी दी जाएगी। और आज वो पार्टी कर रहा था, पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बना रहा था कि देखो तुम्हारे पूर्व सैनिक को दायित्व मिल गया है। लेकिन मैं चाहे भगीरथ घाटी विकास प्राधिकरण में जाके देखो मैडम, वहां कोई काम नहीं है। देयर इज जीरो वर्क फॉर द स्टेट। वहां भगीरथ घाटी का एक उपाध्यक्ष बिठा दिया है। तो ये जो लोग बिठाए गए हैं जगह जगह पे, इनके पास, आधों के पास तो ऑफिस भी नहीं है, केवल गाड़ी दी जाएगी और वो केवल सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये जो चीज है इसका खोज की गई है। आज राजनीति दूर दूर तक सेवा का माध्यम नहीं रह गया। कभी जमाना था, गुजर गया वो पीरियड कि जब राजनीति सेवा का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म होता था। आज राजनीति व्यवसाय बन गया है, धंधा बन गया है, और इन धंधेबाजों का एक दायित्व जो बांटे गए हैं उनको एक छोटा मोटा रोजगार मिल गया है, और उस रोजगार के तहत ये अभागा राज्य आगे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वो तो बढ़ने का नाम तो ले नहीं रहा है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड चौराहे पे खड़ा है, बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, तमाम समस्याओं से, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार से। इसके संसाधनों को जिस तरह से मुख्यमंत्री लुटा रहा है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, वो बहुत दर्द देता है हमें, क्योंकि उनको हफ्ते में वहां पहुंचानी पड़ती है अटैचियां। यूपी भी एक अटैची नहीं देता, ये उत्तराखंड है अभागा राज्य। ठीक है तपलियाल साहब, हम इस पर और विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे, और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हम दायित्वधारियों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब का रुख कर लेते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से हैं। स्वागत सर आपका। सेमवाल साहब क्या कहना चाहेंगे, दायित्व मिल गया है, अब कैबिनेट का विस्तार भी क्या होगा, और क्या दायित्वधारी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा पाएंगे? मैडम, ये जब से राज्य बना है तब से
सरकारों में जो भी सरकारें रही, चाहे अल्पमत की रही हो चाहे प्रचंड बहुमत की रही हो, इनमें पावर को डिसेंट्रलाइज करने का तो चलन ही कभी नहीं रहा। हमेशा से हर कोई जिसको भी सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, वो सेंट्रलाइज कर लेता है अपने पे। कोई भी सीएम रहा उसने 67 मंत्रालय अपने पास रखे हैं, 46 मंत्रालय अपने पास रखे, बांटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पिछले त्रिवेंद्र सरकार से इस पैटर्न ने काफी जोर पकड़ा। त्रिवेंद्र सरकार में भी 1/4 मंत्री पद खाली ही रहे पूरे 5 साल तक। उनके पूरे जो बाकी मंत्री थे उनके सबके डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास ही रहे। जहां तक ये दायित्वधारियों के पद है, ये भी आपको ऐसी लग सकता है कि कोई भी दायित्वधारी को ऐसा कोई पद नहीं है कि वो एक फाइल तक पलटने का उसके पास अधिकार हो। फाइल पलटने के लिए भी उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी, जो कि किसी दायित्वधारी को नहीं दिलाई जाती है। तो सीधी सी बात है कि उनका कोई भी अधिकार उनका नहीं है, कोई भी काम कराने का अधिकार। और खास करके इस तरीके के जो झुंझुने पकड़ाए जाते रहे, ये हमेशा हर सरकार में होता है। विजय बहुगुणा जी की सरकार में भी था, उससे पहले निशंक जी की सरकार में था, खंडूरी जी की सरकार में था, हर सरकार में ऐसी रहा है। त्रिवेंद्र एनडी तिवारी जी की सरकार में तो 200 राज्य मंत्री बनाए गए थे इस तरीके के, अनुसरवण परिषद, फलाना परिषद, अलाना परिषद, ये सब हमेशा से हुआ है। माटी कला बोर्ड, पता नहीं क्या क्या, मतलब जिनके मतलब कोई मतलब नहीं होता। दरअसल जो कोई भी दायित्वधारी होगा वो किसी ना किसी मंत्रालय का तो होगा, और जिस विभाग का एक बार कोई मंत्री बन गया, वो मंत्री अपनी पावर इन दायित्वधारियों में क्यों बांटेगा, कोई मतलब नहीं बनता। और वो भी उन दायित्वधारियों में जिनको अभी तक पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं है। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि घोड़ा गाड़ी लो, और जो आपका कोई बेनामी नामी कोई भवन है आपने अपने खरीद रखा, उसमें अपना पार्टी, उसमें अपने दायित्वधारी ऑफिस खोलो, उसका पैसा भी, किराया भी सरकार से लो, उसकी मेंटेनेंस भी सरकार से कराओ, उसका फर्नीचर भी सरकार से लो, उसका किराया भी हर महीने सरकार से लो, और बाकी घोड़ा गाड़ी लो, और चुनाव आने वाले हैं उसमें घूमो, सरकार के लिए माहौल बनाओ। ये हमेशा ही होता है। और थोड़ा बहुत जो असंतोष होता है उसको भी नॉर्मल करने के लिए होता है ये चीजें, और कुछ नहीं होती। मंत्री जी के 4-6 जो लगे भग्गे होते हैं, मंत्री जी अपनी ओर से भी सिफारिश कर देते हैं कि यार 2-4 लोगों को अपने मंत्रालय में एडजस्ट रखूंगा, तो इनका खर्चा, जो जिन चेलों का खर्चा हम अभी अपने जेब से भर रहे थे, उनका खर्चा जो है विधिवत रूप से सरकारी खजाने से जाना शुरू हो जाता है, बस। और इसके अलावा कुछ काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार वाकई सीरियस है, मेरे पास बहुत सारे सुझाव हैं इस तरीके से कि जो एक राज्य मंत्री को उस तरीके से दिए जा सकते हैं। लेकिन आप ही देखिए कितनी बड़ी बात है कि महिला आयोग के अध्यक्ष का पद खाली, और आपने महिला आयोग को उपाध्यक्ष बना दिया। क्या मतलब इन चीजों का? तो अगर इतनी आपको जरूरत थी, जो संवैधानिक आयोग है, जिनके पास ज्यादातर लोग जाते हैं, SC ST आयोग है, बहुत तमाम आयोग है, पहले आप उनका कोरम पूरा कर लो, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्षों के पद भर लो, तो सरकार पे भी प्रेशर नहीं रहेगा। वो जिनको भी कोई दिक्कत परेशानी है वो उन आयोगों में जाएंगे। कोई अल्पसंख्यक आयोग है, कोई SC ST आयोग है, SC आयोग है, कोई ST आयोग है, कोई महिला आयोग है, कोई उपभोक्ता आयोग है, तमाम तरीके के संवैधानिक आयोग है। उनको भरो पहले, उनके कोरम पूरा करो अगर वाकई सीरियस हो तो। लेकिन आज लगा लो कि सरकार मियाँ वाला का जब नाम बदल सकती है, उनका कोई फीडबैक नहीं है कि मियाँ कौन थे, राजपूत थे, मुसलमान थे, किसके नाम थे, कोई मतलब नहीं। और जिसका पता नहीं चला, जैसे एक डोई वाला में मोहम्मदपुर बड़कली नाम है, अब वो क्योंकि उधर भाजपा के लोग नहीं होंगे कार्यकर्ता, उधर दूसरे बंदे का ठीक ठाक होल्ड है, तो उधर से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, नहीं तो मोहम्मदपुर बड़कली का भी नाम बदल देते। केवल नाम बदलने की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ भी केवल वही है कि बस केवल ऊपर ऊपर करो, सुर्खियों के सरताज बनो, और कोई काम नहीं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण, और इसी सरकार के लिए नहीं है बल्कि हर सरकार का है। कोई भी दायित्वधारी से कोई भी मंत्री कभी नहीं चाहता कि ये काम ले। इसलिए मेरा निवेदन है, मतलब अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं यही निवेदन है कि सरकार से कहें कि जो संवैधानिक आयोग है, जिनमें कुछ काम काज होना है, पहले उनको 2-3 महीने से देखो, 2-1 महीने से वो पद ही खाली थे सूचना आयोग के। तो सीरियसनेस को यहाँ देखा जाना चाहिए कि आपका सरकार का ही बोझ कम होगा, सरकार के दरबार में लोग कम जाएंगे, कुछ लोकायुक्त में चले जाएंगे तो सरकार का बोझ कम होगा, कुछ सूचना आयोग में चले जाएंगे तो कुछ उधर बिजी हो जाएंगे, कुछ उपभोक्ता आयोग में चले जाएंगे काम दाम लेके तो कुछ उधर बिजी हो जाएंगे। सरकार का बोझ जितना कम होगा, गुड गवर्नेंस उतनी तो होगी, जितनी डिपेंडेंसी कम। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, कोई भी सरकार वो सारी पावर सेंट्रलाइज रखना चाहती है अपने ऊपर, और जब सेंट्रलाइज रखेगी तो भाई जनता की अपेक्षाएं आपसे होंगी। अब जनता की अपेक्षाएं होंगी तो जनता नाराज भी होगी, क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं होगी। ठीक है, आएंगे आपके पास में। सेंट्रलाइज रखने का ठीक है सिंबल साहब, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? दायित्व का भार जो है वो दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार अभी भी सरकार से निराश नजर आ रहा है। गरिमा, विपक्ष की स्थिति तो ये हो गई
कि अब तक दिए क्यों नहीं थे और दिए तो क्यों दिए। हाँ। देखिए ये सरकार का अपना स्टैंड है। अब मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है किसे नहीं, निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री, पार्टी और आलाकमान डिसाइड करता है। चाहे वो देखिए, केवल मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की भी यही स्थिति है कि कांग्रेस में अगर ये चाहे कि देहरादून में कोई पत्ता खड़क जाए तो कभी नहीं खड़क सकता, वो दिल्ली से ही खड़केगा। और अब तो बड़ी तेजी से ये चल रही है हवा की, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा रहे हैं, पता नहीं वो कितनी है, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें पार्टी को ही डिसाइड करना है। हमारे बड़े भाई मथुरा भाई ने बहुत स्पष्ट बोल दिया। और देखिए, और वो थपलियाल जी ने तो बधाई भी दे दी मुख्यमंत्री जी को और फिर सवाल भी उठा दिए। तो देखिए, जब तिवारी जी की सरकार आई थी तो निश्चित तौर पर 200 से ज्यादा दायित्वधारी थे, और ऐसे ऐसे दायित्वधारी थे कि जिनको तिवारी जी ने राजनीति में स्थापित करने के लिए उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया था, ये सबके सामने था। और उसके बाद तो ये परंपरा चली आ रही है, और ये केवल यहाँ नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है, केंद्र सरकार में भी यही स्थिति है। अलग अलग विभागों में पार्टी के लोगों को, कहीं टेक्नोक्रेट्स को, कहीं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया जाता है। अब सूचना आयोग में अभी दलीप सिंह कुंवर को किया, उससे पहले हयाती जी आए थे, तो ये ब्यूरोक्रेट्स थे। तो उसी तरह जैसे अगर आप मोदी जी के सलाहकार में देखें तो टेक्नोक्रेट्स बहुत ज्यादा है इस टाइम, और कहीं ना कहीं उसका लाभ इस देश के विकास को मिलता भी है, उनके अनुभवों का। तो बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि क्योंकि जब धामी जी मुख्यमंत्री बने थे तो केवल कुछ लोगों को दायित्व दिए गए थे, क्या उसमें ज्योति गैरोला जी हो या विश्वास डाबर हो या एससी आयोग के अध्यक्ष हो, या हम महिला आयोग कह दें, बाल आयोग कह दें, इनके अध्यक्ष, और महिला और बाल आयोग के अध्यक्षों का तो कार्यकाल पूरा हो गया था, उनको एक्सटेंशन दिया हुआ है इस टाइम, और उसी में और लोगों को भी शामिल किया गया है, उपाध्यक्ष बनाए हैं महिला आयोग में कुछ लोगों को। तो ये देखिए, ये सरकार का अपना नजरिया होता है कि वो किसके जरिए लाभ लेना चाहती है भविष्य में, राजनीति के तौर पर भी कहे और काम के तौर पर भी कहे कि किसको वो उपयोगी समझती है और किसको। अभी तो ये भी सूचना है कि कई दर्जन और दायित्वधारी आएंगे, और हवा में नाम भी तैर रहे थे। एक मैं चैनल की रिपोर्ट देख रहा था तो हवा में नाम भी आ गए थे, तो उसी टाइम लोगों ने फोन खटखटाना शुरू कर दिया जिनके नाम नहीं थे, भाई तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है। तो ये एक राजनीति भी होती है कि जिनका नाम नहीं है वो मुख्यमंत्री तक और आलाकमान तक दौड़ लगाना शुरू कर दे, ये राजनीति होती है। तिवारी जी हमेशा कहते थे यहाँ, जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, अच्छा भाई मैं छोड़ छाड़ के अब जा रहा हूँ दिल्ली, वो दिल्ली जाते थे घूमने, और उसके बाद पता लगा कि यहाँ से सारे कांग्रेस के विधायक दिल्ली भाग लेते थे कि पता नहीं क्या परिवर्तन होने वाला है, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने तो वो चीजें भी देखी है, अरुण जी के टाइम पे भी बीजेपी विधायकों की दिल्ली दौड़ देखी है, और उसके अलावा भी ऐसा नहीं है। ये देखिए, देर से उठाया कदम है लेकिन अच्छा कदम है, कम से कम कुछ लोगों को काम मिला, और वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, यही सबको उम्मीद है। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जोशी जी, क्या लग रहा है, अपनी जिम्मेदारी, अभी बहुत अहम बात अरुण जी ने कही, क्या आप पूरी जिम्मेदारी, हाँ आएंगे सेम बात, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं, बस पहले एक बार जोशी जी को सुन लेते हैं। जोशी जी क्या कहना चाहेंगे? सबकी बात आपने सुन लिया लगभग। सर अनम्यूट कीजिए जोशी जी, आप पहले अनम्यूट कीजिए। जोशी जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, उनकी आवाज को हम ठीक करा, तब तक सेमवाल साहब आप बोलीजिए, फिर जोशी जी के पास वापस आ जाएंगे। सेमवाल साहब आप बोलिए। आवाज आ रही मेरी? अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए, जोशी जी की आवाज आ गई। सर सेमवाल साहब थोड़ा सा कर लीजिए। हाँ सर बोलिए। देखिए, आदरणीय अरुण शर्मा जी इस प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। हाँ। और राज्य बनने से पहले भी वो यहाँ पत्रकारिता कर रहे थे, राज्य बनने के बाद तो लगातार किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ पर सत्ता पक्ष को और विपक्ष को कवर करने का काम किया, उसको देखने का काम किया।
अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें उन्होंने कही हैं, स्वागतियों की बातें। निश्चित रूप से सरकारें निर्णय लेती हैं और जितने पदों में, जैसा मैंने पहले कहा, नियुक्तियां हुई हैं, ये सारे पद, कुछ पद संवैधानिक हैं, कुछ पद निगम में हैं, कुछ पद आपके परिषद हैं, जो बनाई जाती हैं विभिन्न विभागों में उनकी देखरेख करने के लिए, उनके देखभाल करने के लिए या सलाह देने के लिए उन पदों का क्रिएशन किया जाता है, उनमें नियुक्तियां होती हैं। कोई नई बात अगर सरकार करती, अपने स्तर से करती, तो हम कहते कि नहीं, सरकार खजाने में बोझ डाल रही है, दुरुपयोग कर रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत से पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। हमारे बहुत से पैनलिस्ट ने कहा है, सेमवाल जी ने भी कुछ पद बताए हैं, कुछ तबलियाल जी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया ने भी कही हैं। ठीक है, निश्चित रूप से कुछ पद रहते हैं खाली। ठीक है, ठीक है सर, और विस्तार से हम करेंगे चर्चा। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे, सिमल साहब आते हैं आपके पास में, लेकिन उससे पहले सीधा सिद्धार्थनगर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी भी कालखंड में भारत ने तलवार के बल पर किसी पर शासन नहीं किया, किसी पे नहीं किया। आप याद करिए, माता सीता को ढूंढते 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 वनवासी, गिरवासी, बंदर और भालुओं के साथ भगवान राम लंका पे गए, लंका पे चढ़ाई की, वहां युद्ध किया और युद्ध करने के बाद लंका पर विजय प्राप्त किया। लेकिन अभिषेक विभीषण का करके भगवान राम वहां रुके नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, हमें कुछ दिन रुकना चाहिए, तो जीता हुआ भाग है हमारा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, याद रखना, चाहे यह लंका कितनी भी स्वर्णमयी क्यों ना हो, कितनी भी वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन हमें, मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार क्या है कि जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान राम लंका को मुक्त करके वापस सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। बहनों और भाइयों, भगवान राम ने कृष्ण कंधा पर बाली को मार करके अभिषेक सुग्रीव का किया। उन्होंने वनवास के कालखंड में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया और पूरे दंडकारण्य को जिस सुखद अनुभूति का एहसास कराया था, आज भी वह भारत का सबसे समृद्ध खनिज और वन संपदा का क्षेत्र बना हुआ है। आज भी उस क्षेत्र में हम जब देखते हैं कि भारत के कितना समृद्धशाली क्षेत्र रहा होगा, हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक, उस परंपरा को आज भी हम लेकर के चलते हैं। बहनों और भाइयों, इतिहास का कोई भी कालखंड होगा दुनिया के अंदर, भारत की ही परंपरा से निकले हुए बौद्ध परंपरा उसी का एक हिस्सा है। याद करिए, राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन इसी सिद्धार्थ नगर और लुम्बिनी में व्यतीत हुआ था। यही वह क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में उनकी ख्याति हुई। उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली इसी पूरे क्षेत्र को व्यतीत किया। सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए। संन्यास प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए लुम्बिनी आए। उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखा। दुनिया के अंदर उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर लोगों में सभ्यता नहीं थी, वहां सभ्यता और शिष्टाचार सिखाया। बौद्ध धर्म के करुणा और मैत्री के संदेश के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आज दुनिया में बड़े बड़े देश
जापान हो, कोरिया हो, लाओस हो, या दुनिया के वे तमाम बड़े देश बौद्ध देश के रूप में दुनिया की एक ताकत रखते हैं, बुद्ध के प्रति अपना समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं, उनके अनुयायियों ने भारत के ज्ञान की इस परंपरा के बल पर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और अपना अनुयायी बनाया है। ये भारत की ज्ञान की वो परंपरा है जिस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। याद रखना, विरासत और विकास का जब बेहतर समन्वय होगा तब जीवन कल्याणकारी होगा, और भारत ने उसी कल्याण के मार्ग का प्रशस्त किया है। याद करिए, पहचान का संकट 14 के पहले क्यों देश के पास था? इसलिए था क्योंकि पहले की सरकारें विरासत पर नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे। वे कहते थे राम और कृष्ण तो मिथक है। 14 के पहले की सरकारें कहती थी, प्रदेश की हो या देश की हो, वे राम और कृष्ण की परंपरा पर विश्वास नहीं करते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा को कोसते थे। वे भारत को भारत बने रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत की परंपरा को हर प्रकार से अपमानित करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिए थे। और यही कारण था भारत की आस्था उनसे लगातार हटती जा रही थी। लगातार भारत के लोगों के मन में एक असंतोष उनके प्रति व्याप्त हो रहा था। लेकिन 14 के बाद बदले हुए परिवेश में भारत माता के एक महान सपूत के हाथों में भारत की सत्ता आती है, और मोदी जी ने विरासत और विकास का बेहतर समन्वय के माध्यम से जब भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होता है। काशी में काशी विश्वनाथ का भव्य स्वरूप भी देखने को मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन देश और दुनिया को होते हैं। मथुरा और वृंदावन सज और संवर रही है। हर मठ और मंदिर में एक नई भोर सबको दिखाई दे रही है, एक नए उज्जवल भविष्य की ओर, आशा भरी निगाहों की ओर विरासत की परंपरा हम सबको पूरे देश के अंदर नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत की ज्ञान की इस परंपरा के बारे में अगर जाना है तो हमें वेदों को देखना होगा। उपनिषद ज्ञान के अथाह भंडार है। दुनिया अभी तक जहां पहुंच नहीं पाई है, विज्ञान जहां पहुंच नहीं पाया है, वहां पर उपनिषद उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी हम उसका अवलोकन तो करें, देखें तो, उसमें शोध को आगे बढ़ाएं तो। सिद्धार्थनगर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। सेवाल से आप कुछ कह रहे थे, वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते। सेवाल से अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, जैसे SC आयोग है, वहां पर कोई अध्यक्ष ही नहीं है। तो और आप ये लगा लीजिए कि एक दायित्वधारी को 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 25,000 रुपए किराया मिलता है मकान का, ऑफिस का, 15,000 रुपए उनके जो अर्दली असिस्टेंट है उनको मिलता है, 2,000 रुपए उनको खून के भत्ते और ये सारी चीजें मिलती हैं। तो सॉरी 80,000 रुपए उनकी तनख्वाह हो गई है, अभी 40,000 पिछले वाले कार्यकाल में। तो जब 80,000 कोई दायित्वधारी ले रहे हैं, और अभी सब इनको जिनको बनाया गया मैडम, इन सबको ना अधिकांश लोगों को सलाहकार बनाया गया, सलाहकार समिति का अध्यक्ष, सलाहकार समिति का अध्यक्ष। और जो सलाहकार समिति है, वो समिति नाम का कोई वजूद ही नहीं है, केवल नाम है सलाहकार समिति। पर उस मंत्रालय के अंतर्गत इस तरीके की किसी समिति का वजूद ही नहीं है। उसके लिए कोई बजट एलोकेशन, बजट प्राविधान है ही नहीं। उस समिति को किसको सलाह देगी ये तय ही नहीं है। वो समिति किसके अंडर में रहेगी वो पता ही नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा मतलब अफसोस वाली बात है कि भाई आप एक समिति बना रहे हो, उस समिति की नियमावली क्या होगी, क्या किस एक्ट के अंतर्गत वो समिति काम करेगी, किसको जवाबदेही होगी, कुछ पता ही नहीं। बस आपने एक नाम लिख दिया फलानी समिति, और एक डिपार्टमेंट को फोन कर दिया, मंत्रालय को, कि यार इसका जो है घोड़ा गाड़ी राज्य संपत्ति से जाएगा या फलाने तुम्हारे यहाँ से जाएगा। कृषक टाइप की है तो कृषि विभाग को बोल दिया, सैनिक टाइप की है तो सैनिक विभाग को बोल दिया। ये
इस तरीके की सलाहकार समितियों का कोई औचित्य नहीं है। जब किसी ने सलाह ही नहीं लेनी तो काहे को तुमने सलाहकार समिति बना रखी है। अजय कोठियाल को जैसे सैनिक सलाहकार समिति है, अब क्या गणेश जोशी जी उनको अपने पास पटकने देंगे? एक ऋषि कंडवाल जी उनको उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति, तो पूछ लेते जरा सतपाल महाराज जी से क्या मामला है जी। वीरेंद्र सेमवाल है हथकरघा हस्तशिल्प समिति। अब सलाहकार समिति को मैडम, ये जो इनके डिपार्टमेंट है, विभाग है, इसके विभाग की नियमावली में ही इस तरीके की समितियों का और सलाहकारों का कोई वजूद नहीं है। नहीं तो मतलब ये किसको बेवकूफ बना रहे? मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक सरकार 3 साल हो गए, 3 साल में मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया। पहले तो मंत्रालय इतने खाली है, मंत्री पद इतने खाली हैं, अब सलाहकार वगैरह भी मतलब दायित्वधारी भी बनाए तो ऐसे कि जिनका कोई काम ही नहीं है। क्यों इतना पैसा बर्बाद हो रहा है? कुछ तो हो। अब लोग जो इनके पास जाएंगे, ये जो पार्टियां कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, फूल मालाएं पहन रहे हैं, क्या है मतलब? अफसोस नहीं होता पढ़े लिखे लोगों को? कुछ तो बुद्धिजीवी लोग हमारे उत्तराखंड में, वो तो माथा पीटी लेते होंगे यार, क्या है बोले तो किससे बोले, किसको बोले, क्या बोले। ठीक है, बहुत कम वक्त है, जल्दी से थपला से आप कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री की मजबूरी थी कि उनको, क्योंकि 3 साल तक उनको जरूरत नहीं थी इनकी, और इनको मंत्रिमंडल वालों को भी जरूरत नहीं है। सिंगल हैंडेड सरकार चल रही है और बखूबी से मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि सख्त भूख कानून में भी उन्होंने पूरी चैन, राजस्व विभाग की पूरी चैन छोड़कर सारा अपनी मुट्ठी में ले लिया। इस तरह से जो हर चीज को अपनी मुट्ठी और अपनी उंगली से संचालित कर रहा हो, तो उसको इन दायित्वधारकों की जरूरत नहीं थी। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी का जो प्रहार हुआ, उस प्रहार के कारण उनको बैसाखियों में आना पड़ा, क्योंकि वो प्रहार इतना सख्त है कि इनकी कुर्सी हिलने लग गई है। और उस कुर्सी के कारण धामी जी को ये दायित्वधारी बनाने पड़े हैं और इन बैसाखियों के तहत अपने को मजबूती देने का एक प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा इन लोगों की 1% भी इस अभागे राज्य को जरूरत नहीं है। हम लोग इनको बिना बात के ढोएंगे और इसी तरह से इस राज्य में जो कुछ भी हो रहा है, इवन आप ही देखिए कि पटवारी तहसीलदार कितनी बड़ी चैन होती है, डीएम तक सब बैठे हुए हैं, कितने विभाग हैं, पर्यटन, जिस तरह से जिलाधिकारी होता है एक जिले में, वैसे ही कई जिला पर्यटन अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी सब सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तनख्वाहें खा रहे हैं। तो ये राज्य आईसीयू में जा चुका है। इस राज्य में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। जो बेचारे उपनल कर्मचारी 10,000 12,000 में इस राज्य की सरकारों को, सचिवालयों को संचालित कर रहे हैं और चला रहे हैं। इसलिए ठन ठन गोपाल, दिल्ली में पैसे देते रहो, कुर्सी मजबूत रखो। इस फंडे के तहत उत्तराखंड संचालित हो रहा है और वही बद्रीनाथ केदारनाथ हमारा अब रक्षक है। बाकी कोई आवाज नहीं। देखिए, उम्मीद है कि जिनको दायित्व दिया गया है वो अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाएंगे और चीजें बेहतर होंगी। और जो वित्तीय भूजबारी होने की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया सभी मेहमानों का। मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे दायित्वधारियों को लेकर, जिनको अहम जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।